जय हिंद। मयंक, संजीव, शिवी, हर्ष, कुलदीप, सृष्टि, तरुण, सभी को गुड इवनिंग। कुलदीप, तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी पॉलिटी। ठीक है, ज्योग्राफी हम लोगों ने फिनिश कर दी है पूरी। ठीक है, ज्योग्राफी हम लोगों की फिनिश हो चुकी है 2 वीक्स में, और हम लोगों ने उस पर प्रैक्टिस भी कर ली है। क्वेश्चंस भी आप लोगों के टेस्ट भी हो चुके हैं उस पर बेस्ड। और आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिटी। ठीक है, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी पॉलिटी लेक्चर 1। और आज हम स्टार्ट करेंगे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। खिलेंद्र, लखवीर, सृष्टि, हाँ अभी लाइव चल रहा है उसमें आपका आज़ाद बैच में इंग्लिश का, मुझे भी पता है, बट कुछ ना कुछ क्लास तो क्लैश करेंगे ही। मोहित शर्मा, जितेंद्र गुप्ता, गुड इवनिंग। ठीक, चलो स्टार्ट करें। फिर स्टार्ट करेंगे कहाँ से? संविधान कैसे बना? पॉलिटी में हम पढ़ते क्या हैं, पॉलिटी में हम पढ़ेंगे क्या? और एक चीज़ ध्यान से सुन लीजिएगा, जो भी आपने ज्योग्राफी में पढ़ा है उसको रेगुलर बेसिस पे रिवाइज भी करते रहिएगा, नहीं तो पॉलिटी पढ़ते पढ़ते ज्योग्राफी का आपको जी भी याद नहीं रहेगा, सब कुछ भूल जाएंगे। ठीक है, तो पॉलिटी में हम लोग मेनली किसके बारे में पढ़ते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, यानी संविधान के बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो इसीलिए हम स्टार्ट करेंगे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से। विल बी द फर्स्ट चैप्टर, यानी कि हमारा संविधान बना कैसे है, हाउ वॉज आर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म्ड। तो बेसिक से पहले हमें समझना है। नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे, और नोट्स अगर आप चाहते हैं तो खुद से भी बना सकते हैं। बाकी आपको बस अभी थोड़ा देर के लिए समझना है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हमारा एक बना था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्या बना था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एक बनी थी संविधान सभा। ठीक है, संविधान सभा का गठन हुआ था। किस लिए गठन हुआ था? संविधान बनाने के लिए। बिकॉज अंग्रेज भारत छोड़ने वाले थे, बट लेकिन वो ऐसे ही बोल रहे थे हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, आप पहले अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लो, उसके बाद। तो काफ़ी सारे प्लान आए। ऑगस्ट ऑफर, ये हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। ऑगस्ट ऑफर, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, ये सारे काफ़ी सारे प्लान आए। ठीक है, और इन सारे जो प्लान्स आए आपके, इनका मेन मकसद था कि इंडिया को कैसे पावर शिफ्ट करना है इंडिया को, उसके रिगार्डिंग। तो काफ़ी सारे जो अगस्त ऑफर, क्रिप्स मिशन, ये सब तो रिजेक्ट हुए। फाइनली जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना, संविधान सभा बना, वो बना कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के थ्रू। किसके थ्रू बना? कैबिनेट मिशन। अब ये कैबिनेट मिशन क्या था? तो ये एक 3 सदस्यीय यानी कि 3 मेंबर्ड कमीशन था। ये कैबिनेट मिशन एक कमीशन था, एक आयोग था बोल सकते हो, जिसमें कि 3 मेंबर्स थे, 3 सदस्य थे। अब वो 3 सदस्य आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, भले मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन वो आपके एयरफोर्स एग्जाम पॉइंट पर्सपेक्टिव से उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तभी वो नोट्स में अभी इंक्लूड करके नहीं दिया। हो सकता है मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री में दे दूँ, बट पॉलिटी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट अभी नहीं है। एवी अलेक्जेंडर, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, ठीक है, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस। ठीक है, और पैथिक लॉरेंस ही इसके चेयरमैन थे इस कमीशन के। ठीक है, तो ये 3 सदस्यीय कमीशन था, जिसने कि बताया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा का गठन ऐसे ऐसे होना चाहिए। और इसीलिए फिर संविधान सभा का गठन वैसे वैसे हुआ जैसे संविधान सभा ने जैसे जैसे बताया था। तो संविधान सभा का गठन हुआ कैसे हुआ? एक्चुअल में उसमें कुछ मेंबर्स होने थे, चुने जाने थे। इतना डीप में हमें एयरफोर्स एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है, बस हमें इतना पता होना चाहिए कि उसमें 389 मेंबर्स होने वाले थे, 389 मेंबर्स होने थे, जिसमें कि अब ये फर्दर डिवीजन होता है 296, 93, जो आपको पढ़ना नहीं है एयरफोर्स वाले एस्पिरेंट्स को। ठीक है, मैं आपको चीज़ें रिकॉल कर रहा हूँ, करवा रहा हूँ, ताकि बाई चांस, जैसे मैंने आपको बताया था कि एयरफोर्स एग्जामिनर का अगर मूड थोड़ा सा सही नहीं हुआ पेपर बनाते वक्त, और अगर उसने ऐसा कुछ पूछ लिया भाई, तो एटलीस्ट हमें या तो थोड़ा बहुत यहाँ सर नहीं 296 कुछ बताया था तो हो सकता है, और बाकी जो लोग, हो सकता है आप में से काफ़ी लोग एसएससी जीडी के लिए भी जा रहे हो, तो चीज़ें ब्रशअप होती जाएंगी। जो आज़ाद बैच वाले स्टूडेंट हैं उनकी भी थोड़ी बहुत, है ना। तो ये आपको चीज़ें अगर मैं बता रहा हूँ तो लाइटली थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस रखती होंगी, बस इसीलिए बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी नोट्स में तो चीज़ें हैं ही हैं। 389 मेंबर्स, जिसमें 296 आपके ब्रिटिश कमिश्नर प्रोविंस से आने थे और चीफ कमिश्नर प्रोविंस से आने थे। उसमें भी फर्दर डिवीजन था 292 और 4 में, और 93 आने थे देसी रियासतों से, प्रिंसली स्टेट से।
ठीक है। अब मुझे पता है जैसे ही मैं कोई एक चीज़ बोलता हूँ तो वैसे ही आपका डाउट बढ़ जाएगा कि सर प्रिंसली स्टेट क्या होते हैं, तो इसी वजह से उतना डीप में यहाँ पे मैं नहीं जा रहा हूँ। बस इतना समझ लो, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, संविधान सभा बनी जिसमें 389 मेंबर होने थे, चुनाव वुनाव हुए और संविधान सभा बन गई। बस फास्ट फॉरवर्ड टू दी फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक, तो संविधान सभा का जो पहला मीटिंग हुआ था सर, ये एसएससी जीएफ और आईबी के लिए भी सफिशिएंट रहेगा ना? जीके एसएससी जीएफ, ये कौन सा भाई नया वैकेंसी आ गया? एसएससी जीडी सुना था, एसएससी सीजीएल एमटीएस सीपीओ, ये जीएफ कब से आ गया? बिल्कुल सफिशिएंट रहेगा कुलदीप, है ना? ठीक है, ठीक है। पीटीएस का अनुज मैं कोशिश करूँगा सोल्यूशन करवाने का, ठीक है अनुज कुमार, राम राम। चलो बिल्कुल, ज्योग्राफी आपके एयरफोर्स एग्जाम के लिए उतना ही है जितना मैंने आपको करवाया है। तो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अब हम पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई, चुनाव हो गए, संविधान सभा का पहला मीटिंग कब हुआ? इसमें मेंबर्स 389। पहला मीटिंग हुआ 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को पहला मीटिंग हुआ, सब लोग मिल के आके बैठे, सब लोग इकट्ठा हुए। अगर बाई चांस पूछ ले कि जो पहली मीटिंग हुई थी, अभी मैं जब पूरा सम अप करके मैं आपको ये भी बता दूंगा इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। जैसे मैं जब आपको रिवर टॉपिक पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि वेस्ट की ओर रिवर कौन सी फ्लो करती है, नर्मदा, तापी। दक्षिण गंगा किसको बोलते हैं? गोदावरी। ये 100% पूछे जाएंगे। तो ऐसे पॉलिटी में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो 100% पूछे जाने हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अटेंडेड बाई 211 मेंबर्स। तो जो पहली मीटिंग हुई थी इस दिन, उसको 211 लोगों ने अटेंड किया, उसमें 211 लोग आए। टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन था? अस्थाई राष्ट्रपति बोले, या फिर अस्थाई प्रेसिडेंट की जगह आपसे चेयरमैन भी लिख के आ सकता है, ठीक है। तो अस्थाई सभापति, चेयरमैन की जगह राष्ट्रपति से सभापति भी लिख के आ सकता है, ध्यान रखिएगा। तो टेम्पररी प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट मतलब क्या हुआ? जितने लोग संविधान सभा में आके बैठे थे ना, उनको प्रिसाइड किसने किया था? ठीक है, उनको किसने प्रिसाइड किया था? तो टेम्परेरी तौर पे सच्चिदानंद सिन्हा को बना दिया था। क्यों? क्योंकि नई नई बन के आई थी, और ये फ्रांस से हमने एक रीति ले ली कि भाई जो सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर होगा उसको हम बना देंगे। तो सच्चिदानंद सिन्हा उस समय सबसे सीनियर मोस्ट थे, तो इनको बना दिया। टेम्परेरी थे, अस्थाई थे। फिर स्थाई बनाया गया, यानी परमानेंट तौर पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। अभी भारत के राष्ट्रपति नहीं, अभी तो संविधान ही नहीं बना है, तो भारत के राष्ट्रपति कहाँ से आ जाएंगे? ठीक है, अभी ये संविधान सभा के राष्ट्रपति हैं, या फिर अध्यक्ष हैं, ठीक है, या फिर चेयरमैन है। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पास हुआ, संकल्प प्रस्ताव कब पास हुआ। अब संविधान जब सभा बनी तो उसमें जवाहरलाल नेहरू को शांति नहीं मिल रही थी, उन्होंने बीच में जल्दी से इसको लाया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को। ये क्या था? ये इन्होंने एक तरह से खाका बोल सकते हो। खाका किस चीज़ का खाका? ये खाका इस चीज़ का है कि भाई देखो सभी लोग इसको पढ़ो और देखो इसको अपना लेते हैं हम लोग, और जो हमारा संविधान बनने तो हम कोशिश करें कि इस तरह से बने। बिकॉज संविधान सभा का गठन हो गया संविधान बनाने के लिए, अब संविधान बनना स्टार्ट हुआ, तो चाचा नेहरू ने बोला कि पहले इसको हम लोग देख लेते हैं, ढंग से पढ़ लेते हैं, ताकि हम लोग, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो हम लोग टीचर्स हैं, ठीक है, मैं हूँ और मेरे साथ टीचर्स हैं काफ़ी सारे लोग, ठीक है। तो मैं उनको बोलता हूँ देखो भाई, हम लोग किस लिए काम कर रहे हैं, पूरी परमार अकेडमी किस लिए काम कर रही है, ताकि बच्चों का भला हो सके, और हम काम कर रहे हैं क्वालिटी कंटेंट के लिए। बिकॉज अगर स्टूडेंट हमारे पास आता है तो वो क्वालिटी कंटेंट प्रेफर करता है, तभी हमारे पास वो आना चाहता है बाकियों के कंपैरिजन में। बिकॉज कोर्स हर जगह है, ठीक है, कोर्स की कमी नहीं है, ठीक है। स्टूडेंट हमारे पास क्यों आता है? क्वालिटी कंटेंट जो डायरेक्ट एग्जाम में हिट हो। तो जब भी हम कोई लेक्चर लें तो ये बात हमारे दिमाग में रहे, ठीक। तो बस वही चीज़ है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की, जब हम संविधान कोई चीज़ बनाएं तो उसमें जो कुछ चीज़ें हैं, इंग्रेडिएंट्स, जो फर्दर प्रियम्बल अभी हम पढ़ेंगे आगे, प्रस्तावना का रूप लेती हैं, वो था इसमें। नहीं समझ में आ रहा मत समझो, बस इतना याद कर लो। इसको नेहरू जी ने प्रेजेंट किया था 13 दिसंबर 1946 को, और इसको अपनाया गया था 22 जनवरी 1947 को। ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके कंपैरिजन में। 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था, और ये था क्या? इट वॉज संविधान का दर्शन, फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का दर्शन है, यानी पूरा संविधान तुम पढ़ के पूरा, अगर तुम्हें संविधान समझना है तो पूरा पढ़ना पड़ेगा, अगर पूरा नहीं पढ़ना है, छोटे से में समझना है, तो संविधान का दर्शन। आजकल क्या होता है, जब शादियां होती हैं तो एक एल्बम बनती है पूरी, बड़ी भारी सी मोटी ऐसी एल्बम बनवाते हैं लोग कि मतलब चाहे खाने को ना हो, लेकिन एल्बम इतनी मोटी जैसे पूरे गांव का उसमें नहीं खतौनी हो, वो ऐसा लगता है। और वो एक छोटी से एक और डायरी भी बनवाई जाती है साथ में,
साथ में एक डायरी छोटी सी बनाई जाती है, क्योंकि इसको पूरा बैग कैरी करके तो ले नहीं जाएंगे इतनी बड़ी एल्बम को, तो छोटा एक रखते हैं। तो ये मान लो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है, और इंडिया का हमारा लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इतना है ना, बिल्कुल अमन यादव, तो सबसे लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इतना बड़ा भारी सा है, तो इसीलिए ये आप मान सकते हो ये इसकी छोटी सी डायरी है, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है। ठीक है, तो इसको मूव किया था 13 दिसंबर 1946 को, अपनाया गया था, अडॉप्ट किया गया था 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, और अगर आपको भी इतनी बड़ी एल्बम बनवानी है तो फिर ढंग से पढ़ाई करिए और सिलेक्शन लीजिए, और फिर शादी वादी करिए और फिर एल्बम बनवाइए, है ना। नेशनल फ्लैग अडॉप्टेड ऑन, तो राष्ट्रीय जो ध्वज है, अब ये क्या लिखा हुआ है सर, ये एकदम सिंपल पॉइंटर्स के फॉर्म में लिखा है, मैं आपको समझाता हूँ। जब ये संविधान बन गया, ठीक है, बन गया, उसके बाद हमने हर चीज़ करनी थी, बिकॉज हमारा नया नया देश बना था, तो भाई हमारा झंडा ये होगा, तो झंडा भी हम अपना लेते हैं। हमारा नेशनल एंथम ये होगा, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, तो ये हमारा नेशनल एंथम था। ठीक है, तो इनको भी हमने अडॉप्ट किया। जरा कमेंट बताइए नेशनल एंथम किसने लिखा था। वैसे हम स्टैटिक जीके में करेंगे, बट फिर भी बताइए जरा किसने लिखा था, हु रोट नेशनल एंथम। नेशनल फ्लैग जो है, और इन्होंने ही ध्यान रखिएगा आपका, जिन्होंने लिखा था, जो बांग्लादेश है उसका भी नेशनल एंथम लिखा था, बांग्लादेश का। ठीक है, तो आंसर, नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 22 जुलाई 1947 को। नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया था 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको यहाँ तक डाउट तो नहीं है किसी को। ये खाका क्या है सर, मोहम्मद अकरम, खाका इज लाइक अ पापा। खाका यार मतलब सिंपल समरी। ठीक है, समझ गया हमने, ये समझ गया ना, खाका वाका भूल जाओ। अगर खाका समझ नहीं आ रहा है तो इतना समझ लो बस। रविन्द्रनाथ टैगोर, सही है। और बांग्लादेश का क्या नेशनल एंथम है, अमार सोनार बांग्ला। क्या है, अमार सोनार बांग्ला, ये भी आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, अमार सोनार बांग्ला। और ठीक है, और सबसे पहला आपको पता होना चाहिए नोबेल प्राइज़, ठीक है, किसको मिला था इंडिया में, रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में, फॉर हिज नॉवेल गीतांजलि। गीतांजलि के लिए उनको नोबेल मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर। मयंक धीमान ने सही ऐड किया है। आपका जो नेशनल फ्लैग बनाया था वो पिंगाली वेंकैया जी ने बनाया था, बिल्कुल। ऐसे हम लोग ये चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे ऐड किया ही है तो मैं बता देता हूँ, ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें आप भी ऐड करते रहिए। पिंगाली वेंकैया, बिल्कुल। अमार सोनार बांग्ला। अच्छा, वंदे मातरम किसने लिखा था, वंदे मातरम कोई बताएगा, वंदे मातरम किसने लिखा था। बांग्लादेश का तो हो गया, अमर सोनार बांग्ला यानी आर गोल्डन बांग्लादेश। ये गीतांजलि के लेखक भी आपके रविन्द्रनाथ टैगोर, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर। नेशनल सॉन्ग बंकिम चंद्र चैटर्जी, कुलदीप बिश्नोई, बिल्कुल सही है, बंकिम चंद्र चैटर्जी। क्या करूँ अभिषेक, क्या हो गया सर, मैथ में अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है। मैथ से प्रैक्टिस ही आपको अच्छा स्कोर दिलाएगी। आगे बढ़ते हैं। प्रारूप समिति या मसौदा समिति का अध्यक्ष पूछता है आपसे, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन है। अभी ड्राफ्टिंग कमेटी क्या है ये सर, ये किस खेत की मूली है। तो अभी मैंने बताया संविधान सभा बनी, संविधान सभा बनाने के लिए। ऐसा तो है नहीं इतने सारे मेंबर से जुट जाओ भाई, जिसका जहाँ से मना है जुट जाओ बस, हैं। ऐसा तो चल नहीं रहा है कि जुट जाओ, जिसका जहाँ से मनाया पेलम पाल मचा दो, कॉन्स्टिट्यूशन बना डालो जल्दी से, ऐसा तो है नहीं। कमिटीज़ बनाई गई, कमिटीज़ बनाई गई ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके कमिटीज़ बनाई गई कि भाई ये कमेटी ये वाला काम देखेगी, ये वाला कमेटी ये वाला काम, ये वाला कमेटी ये वाला काम, एंड सो ऑन करके काम देखेंगी सारी ये कमिटीज़। ऐसी टोटल 8 मेजर और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 15 माइनर कमिटीज़ बनी थी, जो कि आपको बिल्कुल याद नहीं रखना है एफओसी एग्ज़ाम के लिए। मतलब आपको बता रहा हूँ कि 8 मुख्य, ठीक है, और 15 लघु समितियाँ बनी थी, ठीक, 8 मेजर और 15 माइनर कमिटीज़ बनी थी। और इन सब कमिटीज़ की देख रेख कि भाई सारी कमिटीज़ ढंग से काम कर रही हैं कि नहीं, एक सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण कमिटी बनी थी जिसका नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी। कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने का काम दिया गया था इस कमेटी को, सबसे रिपोर्ट लेना, सब लोग सही काम कर रहे हैं कि नहीं। ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा समिति, ठीक है, मसौदा समिति इसको बोलते हैं, या फिर प्रारूप समिति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रारूप समिति, ठीक। इसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब क्योंकि इसने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था इस कमेटी ने, इसलिए इनको मॉडर्न मैन या फिर मॉडर्न मनु भी बोलते हैं। मॉडर्न मनु, मनु इज अ संस्कृत वर्ड फॉर द मैन,
इंग्लिश वर्ड मैन, मैन के लिए मनु यूज़ करते हैं संस्कृत में, तो इसी वजह से मॉडर्न मनु बोलते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को। ठीक, समझ गए। तो मसौदा समिति के चेयरमैन अम्बेडकर जी थे। 100% क्वेश्चन आता है किसी न किसी शिफ्ट में, ध्यान रखना इस चीज़ को। और इसमें मेंबर्स कितने थे? 7 सदस्यीय ये आयोग था। ये जो कमेटी बनी थी इसमें 7 सदस्य थे, जो कि आपको बिल्कुल भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड ऑन, अब संविधान बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब इसको अपनाएंगे। संविधान को कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। सही है। खंड प्रताप सिंह चौहान, चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, अम्बेडकर जी। बिल्कुल मुंडकोपनिषद से लिया गया, ये हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में देखेंगे। चलो, तो अगर बात करें अपनाया कब हमने? 26 नवंबर 1949 को, और इसी दिन हम संविधान दिवस मनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं। तो अभी आप समझ गए ना, अगर आपसे कोई पूछता है कि संविधान दिवस हम कॉन्स्टिट्यूशन डे कब सेलिब्रेट करते हैं, तो आप बोलोगे सर 26 नवंबर को। क्यों सेलिब्रेट करते हैं उसका रीज़न आप समझ गए हैं, बिकॉज उसी दिन हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, अपनाया था, 26 नवंबर 1949। और ये डेट मुझे कभी भूलती नहीं, बिकॉज चलो छोड़ो। कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एनफोर्स्ड ऑन, लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अब इसका मतलब क्या है सर? अडॉप्ट कर लिया, लागू करने में इतनी देरी क्यों लगा दी? 2 महीने की देरी क्यों लगा दी? क्या इसलिए हमने 26 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया था बिकॉज उस दिन हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं? नहीं, उल्टा। क्या उल्टा? हमने एनफोर्स किया था, लागू किया था इस दिन 26 जनवरी 1950 को, इसीलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अब सर में टाइम क्यों लगाया? इतना टाइम इसलिए लगाया बिकॉज, भूल जाओ उसको, रीज़न आपको जानने की ज़रूरत नहीं। एक्चुअली मैं शॉर्ट में बताता हूँ। एक लाहौर का सेशन हुआ था, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ोगे तो, जहाँ पे नेहरू जी ने प्रिसाइड किया। तो उसको नेहरू जी ने बोला था कि 26 जनवरी 1930 को हम पहला इंडिपेंडेंस डे अपना सेलिब्रेट करेंगे। तो फिर नेहरू जी ने वो डेट को याद दिलाया कि हम इस पवित्र दिन, जिस दिन हमने अपना पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था, क्यों ना इसी दिन हम अपने संविधान को एनफोर्स करते हैं, लागू करते हैं। तो लागू होने की डेट है 26 जनवरी 1950 को। और आज़ाद बैच वाले स्टूडेंट जानते होंगे, मैंने आपको बताया था, पूरी तरह से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन कुछ प्रोविजंस थे जो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे, जिनके बिना देश हमारा आगे नहीं बढ़ सकता था। ठीक है, तो ये दोनों डेट्स आपको पता होना चाहिए। ऑलराइट, बिल्कुल मॉडर्न मनु इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, आपने बताया था सर नेहरू वाली कहानी, बिल्कुल ठीक। तो आप समझिए 26 जनवरी 1950 को लागू किया और 26 नवंबर 1949 को अपनाया था। अब यहाँ पे आगे आते हैं। व्हेन इट वाज अडॉप्टेड इट हैड अ प्रीएम्बल, 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल। जब हमने अपने संविधान को अपनाया, अडॉप्ट का मतलब अपनाया, ये बेसिक टर्म पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि रोने लग गए, अडॉप्ट का मतलब तो सर हिंदी में लिखा ही नहीं, हम हिंदी मीडियम वालों के साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है, बर्ताव ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो अडॉप्ट बेसिक मतलब पता होना चाहिए। अडॉप्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को अपनाना। ठीक है, टू अडॉप्ट समथिंग। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसमें जब हमने अपनाया था तो एक प्रियम्बल था, एक प्रस्तावना थी। प्रस्तावना आगे पढ़ेंगे क्या होती है। अभी ये समझ लो, ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पढ़ा है ना, संकल्प प्रस्ताव या फिर उद्देश्य प्रस्ताव इसको बोलते हैं, बस यही है प्रियम्बल, बस यही है। तो एक प्रियम्बल था। प्रियम्बल यार सिंपल समझ लो, जब तुम कोई बुक पढ़ते हो तो सबसे पहला पन्ना किसका रहता है? समरी का रहता है ना, अबाउट दिस बुक का रहता है ना, किस बुक में क्या क्या दिया हुआ है। तो बस वही है प्रियम्बल। और इसमें 395 अनुच्छेद थे, आर्टिकल थे कि ये अगर करोगे तो ये सजा, या फिर मतलब ये आपके अधिकार हैं। अभी वो हम पढ़ेंगे आगे कि क्या क्या संविधान की किताब में लिखा हुआ है। और 8 अनुसूचियाँ थी, 8 शेड्यूल थे, ये याद रखना है। अब शेड्यूल क्या है सर? तो शेड्यूल में कुछ ऐसी चीज़ें दी हुई हैं जो आर्टिकल में नहीं दी थी, तो उसको अलग से हमने शेड्यूल बना के उसको ऐड कर दिया, अनुसूची जो इम्पॉर्टेंट थी। तो इनको अनुसूची बोलते हैं, शेड्यूल बोलते हैं। SCH, ये शेड्यूल की स्पेलिंग होती है, SCHEDULE। ठीक है, इतनी चीज़ समझिए। सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या था? हाथी, मेरा साथी, एलिफेंट था। क्यों? बिकॉज अभी हम देखेंगे जो हमारे देश का संविधान है वो पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो इतना बड़ा कौन सा जानवर होता है? हाथी तो होता है। तो सिंबल क्या वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? एलिफेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन था? संवैधानिक सलाहकार कौन था? संविधान सभा का BN राव। इंपॉर्टेंट, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि आता ही आता है, आता ही आता है। मतलब पूछता है आपसे, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर पूछेगा या फिर लीगल एडवाइजर भी पूछ सकता है। लीगल एडवाइजर कि भाई लीगल मैटर्स में कि कौन एडवाइस करता था, कौन अपनी राय देता था।
कौन सलाह देता था? तो बी एन राव, बेनेगल नरसिंह राव इनका पूरा नाम था, बट पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बेनेगल नरसिंह राव, तो बी एन राव शॉर्ट में इनको बोलते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ समझिए। अब आते हैं सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे संविधान जो है उसकी कुछ विशेषताएं हैं, उसके बारे में देखते हैं। क्या विशेषता है? सबसे पहली विशेषता तो ये है कि लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। प्रियम्बल इक्वल्स टू एक्नॉलेजमेंट, बिल्कुल सर। कॉन्स्टिट्यूशन बुक स्टेशनरी पे मिल सकती है क्या? स्टेशनरी वाले तो रखेंगे नहीं, ठीक है, थोड़ा जो बड़ा बुक स्टॉल होगा वही मिलेगी। बाकी आप अगर इंटरेस्टेड हो तो ऑर्डर कर सकते हो ऑनलाइन। उसको क्या बोलते हैं, मैं भूल गया, उसको बोलते हैं कुछ पर्टिकुलर, एक सेकेंड, माइंड से बात निकल रही है मेरे, उसको कुछ बोलते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बुक आती है उसको। चलो खैर मैं बता दूंगा। सैलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो विशेषताएं, पहली है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे बड़ा लिखित संविधान होता है इंडिया का। अब ये लिखित संविधान क्या होता है सर? लिखित संविधान वो होता है जिसको अमेंड करना, जिसको संशोधित करना उतना आसान नहीं होता है, बस इतना समझ लो। ठीक है, तो इतना याद रखो। फैन अडॉप्टेड, जब इसको अपनाया गया तो इसमें 395 अनुच्छेद अभी बताया, 8 अनुसूची अभी बताया, और 22 पार्ट थे। अभी क्या है सर? हाँ, तो अभी आर्टिकल जो जितने हो हमें याद नहीं रखने, बिकॉज वो नहीं पूछता है, क्योंकि ये हमेशा चेंज होते रहते हैं। ठीक है, 8 अनुसूचियाँ थी, वो 12 हो चुकी हैं। ये भी ऐसा नहीं कि चेंज हो नहीं सकती, लेकिन बहुत रेयर ऐड होता है कोई। ठीक है, अभी जब से संविधान बना तब से मात्र 4 ही एक्स्ट्रा ऐड हुई हैं, आप देख सकते हो। और 22 पार्ट थे, और अभी कितने? 25 भाग। पार्ट का मतलब भाग। ठीक है, जैसे आप बोलते हो ना कि बुक होती है आपकी, तो बुक डिफरेंट पार्ट में डिवाइडेड होती है ना। पार्ट 1 में ये दिया हुआ है, पार्ट 2 में ये, जैसे मैथ्स आप पढ़ते हो कि पार्ट 1 में कैलकुलस दिया हुआ, पार्ट 2 में ट्रिग्नोमेट्री दिया हुआ, पार्ट 3 में आपका ज्योमेट्री दिया हुआ है, तो ये पार्ट हो गया आपके। ठीक है, तो इतनी चीज़ क्लियर। तो पहले थे 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची, 22 भाग। अभी कितना है? 12 अनुसूची और 25 भाग। अब 42nd अमेंडमेंट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ये चीज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिएगा कि जो 42वां संविधान संशोधन है उसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। अब यहाँ हम पढ़ेंगे शेड्यूल्स यानी कि अनुसूचियाँ। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? शेड्यूल्स यानी अनुसूचियाँ पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो। बिकॉज हमारे अभी मैंने आपको बताया टोटल 8 थे जब बना था संविधान, अभी मौजूदा समय में 12 हैं। तो सारी 12 की 12 हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और सारी भी बता दूंगा, जिन स्टूडेंट्स को सारी याद करनी है उसके लिए भी मैं बता दूंगा ट्रिक अलग से कि कैसे आप याद रख सकते हो। लेकिन एयरफोर्स एग्जाम से आपकी इतनी इंपॉर्टेंट है जितनी लिख रखी है। सबसे पहला आपको 7th शेड्यूल के बारे में बताना है, 7वीं अनुसूची। इसमें आपकी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची दिया है। ये क्या होती है सर? सूची क्या होती है? तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मुझे कोई लॉ बनाना है, मान लो सरकार को लॉ बनाना है, तो सरकार तो भाई केंद्र में भी है, राज्य में भी है। तो बात आती है कि कौन बनाएगा, राज्य बनाएगा कि केंद्र बनाएगा। मान लेते हैं पुलिस है कोई चीज़, पुलिस, ठीक है, मान लेते हैं हेल्थ है, इस पर लॉ बनाना है, कानून बनाना है। मान लेते हैं डिफेंस पे कानून बनाना है कोई, तो कौन बनाएगा? राज्य सरकार बना देगी या फिर केंद्र सरकार? तो इसी चीज़ को डिवाइड करने के लिए हमने सूची वाला कॉन्सेप्ट लेके आए, लिस्ट वाला। यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट हैं जिसमें सिर्फ केंद्र ही कानून बना सकता है। स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट हैं जिसमें सिर्फ राज्य ही कानून बना सकता है। कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची में वो सब्जेक्ट हैं जिसमें से दोनों बना सकते हैं, दोनों बना सकते हैं। ठीक है, और अगर यूनियन ने बना दिया तो उसका ऊपर रहेगा। ठीक है, जैसे उदाहरण मैं आपको दूं, पुलिस और हेल्थ जो मैंने बताया ना, पुलिस हो गया, हेल्थ हो गया, ये सब आता है स्टेट लिस्ट में, राज्य सूची में। डिफेंस हो गया, ये आपका यूनियन लिस्ट में आएगा, संघ सूची में। जो इंपॉर्टेंट है देश के पर्सपेक्टिव से वो यूनियन में आएगी, ऑब्वियस ही बात है। जो छोटी मोटी चीज़ें, पुलिस, हेल्थ, ये सब स्टेट लिस्ट में आती हैं। अगर तुमसे कोई पूछ ले शिक्षा किस में आती है, एजुकेशन, तो एजुकेशन समवर्ती सूची में आती है। वैसे इतना डीप में एयरफोर्स में पूछता है नहीं। 8वीं अनुसूची इंपॉर्टेंट है, इसमें दी हुई है ऑफिशियल लैंग्वेजेस, आधिकारिक भाषाएं। जब संविधान बना था तो मात्र 14 आधिकारिक भाषाएं दी हुई थी, और अभी मौजूदा समय में 22 आधिकारिक भाषाएं दी हुई हैं। यानी कि भारत ने जिनको आधिकारिक रूप से रिकॉग्नाइज किया हुआ है, कितनी है? 22 हैं। जब संविधान बना था तो 14 थी। कौन से अनुसूची में दी हुई है? 8वीं अनुसूची में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। फिर आते हैं सर, ये नोट्स मुझे याद है आपने, अच्छा याद है, चलो बढ़िया है। ज्योग्राफी, बिल्कुल बिल्कुल बैंक, वो ये वर्ड आपके ऐड किए गए थे, वो ये प्रियम्बल में पढ़ेंगे। ज्योग्राफी, खारे पानी की झील चिलिका, क्या लिख रखा है?
तो बहुत जल्दी ऊपर चला जाता है। बिल्कुल मोदी जी ने वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म की बात कही है मयंक। वो मतलब एक रखा है प्रोविजन सभी स्टेट के सामने किस पर विचार करें सभी राज्य। तो पहला अमेंडमेंट आपका 9th, मैं आपको बताता हूँ क्या है ये 9th। मैंने अभी बताया कि 8 अनुसूची तो पहले से ही थी, ठीक है। तो जो 9वीं अनुसूची थी वो अमेंडमेंट से जोड़ी गई होगी, 10वीं भी जोड़ी गई होगी। अमेंडमेंट क्या होता है सर? ये अमेंडमेंट का हिंदी मतलब होता है संशोधन। सर संशोधन क्या होता है? संशोधन का मतलब होता है तुम्हारा कपड़ा फट गया और तुमने ऊपर अलग से जोड़ा, या फिर तुमने पैंट सिलवाया, तुम्हें पैंट पड़ गई छोटी, तुमने अलग से लगवाई। समझ रहे हो कुछ? यानी कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कुछ भी बदलाव करना है तो तुम्हें संशोधन करना पड़ेगा। समझ गया संशोधन क्या होता है? संविधान में किया गया बदलाव, कोई चीज़ जोड़नी है, कोई हटानी है, कोई बदलना है, उसको बोलते हैं संशोधन। वो संशोधन से ही हो सकता है। समझ गए? तो जो नवा अनुसूची था पहले से तो था नहीं, बाद में आया, और बाद में आया तो मतलब संशोधन किया हो गया होगा। कौन सा संशोधन से इसको जोड़ा गया? फर्स्ट अमेंडमेंट से। जो पहला ही संशोधन हुआ था 1952 में, उससे आई थिंक 1951 या फिर 2, खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट इतना याद रखो फर्स्ट अमेंडमेंट से इसको जोड़ा गया था। लैंड प्रोविजंस को, भूमि से संबंधित कुछ प्रोविजंस थे, उनको जोड़ा गया था 9th शेड्यूल में फर्स्ट अमेंडमेंट से। 10th शेड्यूल, अब यहाँ पे लिखा हुआ नीचे 10th शेड्यूल यानी 10वीं अनुसूची, इसको किस संशोधन से जोड़ा गया था? 52nd अमेंडमेंट से, 52वें संविधान संशोधन से। ये कब हुआ था इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें क्या जोड़ा गया था? एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोधी कानून। तो आप देखते होगे कि MLAs MPs की खरीद फरोख्त चलती है कि लो इस पार्टी ने खरीद लिया, उस पार्टी ने खरीद लिया। इन सब चीज़ों को रोकने के लिए बस इतना थोड़ा सा समझ लो कि ये दल बदल जल्दी जल्दी ना हो सके कि भाई उसने पैसा दे दिया तो उसके में चलेगा, उसने पैसा दे दिया तो उसके में चलेगा। आप बोलोगे सर होता है, लेकिन अगर ये ना हो तो रोज रोज हो, ये समझ लो। अगर ये ना हो ना, जैसे कि हमारे शरीर में बैक्टीरिया होते हैं जो कीटाणुओं से लड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कीटाणुओं से लड़ते हैं बैक्टीरिया से। तो तुम ये बोल दो तो फिर हम बीमार क्यों पड़ते हैं? बीमार तो पड़ते हैं। तो बस वैसे ही है, बीमार हम तब पड़ते हैं कि जब कुछ ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी नहीं उनसे झेल पाती है, हमारी इम्यूनिटी नहीं होती उतनी, तब। तो वैसे ये भी है कि इसको एस्केप कर ले जाते हैं, कुछ एस्केप रूट होते हैं इसके, जो कि आपको नहीं। जब आप CDS के पढ़ने के लिए आओगे, CDS वगैरह के लिए, तब मैं आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी इतना याद रखना है कि 52nd अमेंडमेंट को 10th शेड्यूल को 52nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया था 52वें संविधान संशोधन। हिंदी वाले ध्यान रखें, अमेंडमेंट को संशोधन बोलते हैं, और इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ ऐड किया गया था। ठीक है। इसके बाद 11th में पंचायत के बारे में दिया है, और 12th में म्यूनिसिपैलिटी यानी नगर पालिकाओं के बारे में दिया है। 11th वाले को 73rd अमेंडमेंट से जोड़ा गया और 12th वाले को 74th अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। समझ गए? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बता दो अभी। संशोधन कौन कर सकता है? सौरभ कुमार पूछ रहे हैं। संशोधन कर सकता है पार्लियामेंट। ये हम संशोधन, अभी टॉपिक आगे आएगा तो उसमें बताऊंगा। पार्लियामेंट जो होती है, भारत की जो संसद होती है, वही संशोधन कर सकती है। राज्य की जो विधानसभाएं होती हैं, विधान परिषद, वो संशोधन नहीं कर सकती हैं। ठीक है। तो पार्लियामेंट करता है अमेंडमेंट। बिल्कुल महाराष्ट्र वाला केस कीर्ति। बिल्कुल सृष्टि, आपका यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा ना, है ना। अगर आपने आज़ाद बैच में चीज़ें कर रखी हैं तो ये आपका एक तरह से रिवीजन हो जाएगा यहाँ पे। 368 आर्टिकल, बिल्कुल ये हम लोग पढ़ेंगे कि अमेंडमेंट जो है आपका किस अनुच्छेद में, 368 अनुच्छेद। लेकिन वही ना, आगे आगे नहीं भागेंगे, क्योंकि आपको कुछ लोगों को पता हो सकता है जो आज़ाद बैच वाले हों, लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अभी मैं आपको शेड्यूल ही बता दूंगा, अगर सारे शेड्यूल जिसको याद करने वो। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ये ब्रैकेट में लिखी हुई है जो बहुत ज़्यादा एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने अलग से लिख दिया। बाई चांस अगर मुंह ठनक गया जैसे ने बताया, तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। टोटल टाइम कितना लगा? टोटल टाइम संविधान बनने के लिए 2 साल 11 महीने 18 दिन। 2 साल 11 महीने 18 दिन का टोटल टाइम लगा। वाइस प्रेसिडेंट कौन था? उपराष्ट्रपति या फिर उपाध्यक्ष कौन था संविधान सभा का? तो ये थे HC मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी, 2 लोग थे। प्रेसिडेंट कौन था? तो आप पूछोगे सर टेम्परेरी या फिर परमानेंट? तो टेम्परेरी आपसे पूछूं तो आंसर क्या होगा? सच्चिदानंद सिन्हा। परमानेंट पूछूं स्थायी राजेंद्र प्रसाद होंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे? BN राव थे। वाइस प्रेसिडेंट की बात करें, 2 लोग थे, HC मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी। ठीक। कैलीग्राफी किसने की थी? लिखा किसने था अपने हाथ से, अपने सुंदर सुंदर हाथों से?
इंग्लिश में लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, और हिंदी में लिखा था वसंत कुमार वैद्य ने। समझ गए? अगर वैसे तो पूछेगा नहीं, अगर बाई चांस वो पूछ ले कि डेकोरेट किसने किया था, ब्यूटीफाई किसने किया था, सज्जा सजावट किसने की थी, तो ये किया था नंदलाल बोस ने। ठीक है, नंदलाल बोस। अगर आपको ऐड करना है तो अलग से ऐड कर लो, नोट्स में ऐड नहीं है बिकॉज एयरफोर्स में नहीं पूछता है। बाई चांस अगर वैसे रख देता है या फिर अगर आप किसी और एग्जाम में बैठते हो तो आपको पता होना चाहिए नंदलाल बोस। ठीक, अभिषेक कुशवाहा देखते हैं 1 वीक में हो जाएगा पॉलिटी कि नहीं हो जाएगा, जैसा होगा आपको पता ही चल जाएगा। ठीक है, अब आगे सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, तो आज यहीं तक रखें, फिर सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी मैं आपको पढ़ा दूं या फिर इसी को मैं आपको रिवाइज करवा दूं, बताओ। अगर देखो पहले तो मैं बता देता हूँ, जिसको अगर सारी शेड्यूल याद करने हैं तो उसके लिए ट्रिक होती है स्पोर्ट ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, स्पोर्ट ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, आज़ाद बैच वाले जानते हैं, मैंने ट्रिक बताई थी। ठीक है, स्पोर्ट ऑफ ओल्ड पीएम। अगर आपको देखो वो शेड्यूल याद करने जो यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं, रटने हैं आपको ढंग से, अगर आपको बाकी एग्जाम्स के लिए या फिर थोड़ा सा आप सीख सकते हो तो यहाँ पे देख लो, मैं बता देता हूँ। ये पहला शेड्यूल है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। 12 सूची बताई ना मैंने आपको। मयंक धीमान वो वाइस प्रेसिडेंट यार, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ, ये क्या लिखा हुआ है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ C.A। इस वाइस प्रेसिडेंट ऑफ C.A का मतलब है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा। ये भारत देश के वाइस प्रेसिडेंट की बात नहीं हो रही है, ये भारत देश के उपराष्ट्रपति की बात नहीं हो रही है, ये C.A यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा जो बनी थी, जिसके अध्यक्ष थे अस्थायी तौर पे सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी तौर पे राजेंद्र प्रसाद। अब वो बात अलग है कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी प्रेसिडेंट थे और भारत देश के भी पहले प्रेसिडेंट वही बने। ठीक है, वो एक बस कोइंसिडेंस है। ठीक है, उससे कंफ्यूज मत करो। ठीक, तो यहाँ पे आते हैं इस पे, तो एस से सैलरी होता है, सॉरी सैलरी बोल रहा हूँ, स्टेट और यूटीज़ के नाम दिए हुए हैं इसमें। ठीक है, एस से हो गया स्टेट यानी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनका क्षेत्राधिकार दिया हुआ है, देयर नेम्स एंड टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। टी से आपका दिया हुआ है स्पोर्ट है ना, SP होगा ये। पी में आपका दिया हुआ है पेमेंट यानी कि सैलरी, भत्ता दिया हुआ है। ठीक है, किसका, प्रेसिडेंट, गवर्नर, इन लोगों का सबका भत्ता दिया हुआ, प्रेसिडेंट वगैरह का। ठीक, ओ से हो गया ओथ, शपथ दी हुई है, जो लोग शपथ ये सब लेते हैं तो उसमें क्या कैसी कैसी शपथ लेंगे वो है। ठीक है, फिर आर में है आपका राज्यसभा। राज्यसभा आपने देखा होगा, रिवाइज करा दो सर। ठीक है, रिवाइज करवा देंगे। राज्यसभा, राज्यसभा क्या कि राज्यसभा में कैसे सीटों का आवंटन होगा, ये सारी चीज़ें 4th शेड्यूल में दी हुई है। 5th शेड्यूल में दिया हुआ है ट्राइब्स, ये 5th और 6th आप छोड़ सकते हो, लेकिन फिर बता देता हूँ। जो ट्राइबल एरियाज़ है उनके जुरिस्डिक्शन या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग दिया हुआ है, या फिर शेड्यूल्ड एरियाज़ के रिगार्डिंग, और इसमें अदर शेड्यूल्ड एरियाज़, ओ से अदर हो जाएगा, अदर शेड्यूल्ड एरियाज़। एफ से हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया था 7th शेड्यूल में क्या दिया हुआ है, 3 लिस्ट दी हुई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। इसको एफ से हम फेडरल प्रोविजन भी बोलते हैं, संघात्मक जो प्रणाली है। क्या दिया हुआ है, फेडरल प्रोविजंस दिए हुए हैं। फेडरल प्रोविजंस का मतलब वही होता है जो मैंने आपको बताया, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। राज्य सूची, सॉरी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, फेडरल प्रोविजंस दिए हुए हैं इसमें। ठीक है, ऑलराइट, क्या करूं अभी बताते हैं अभिषेक कुशवाहा, क्या करोगे। ठीक है, एफ हो गया। ओ से हो गया आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज, आधिकारिक भाषाएं। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा। एल से हो जाएगा लैंड प्रोविजंस, भूमिगत के रिगार्डिंग इससे ऐड किया गया, किस अमेंडमेंट से ऐड किया गया, 1st अमेंडमेंट से ऐड किया गया। डी से हो जाएगा डिफेक्शन, हिंदी में बोले तो दल बदल, डी से डिफेक्शन, डी से दल बदल। ठीक है, और इसको 52nd 52वें संविधान संशोधन जोड़ा गया। 11वें वाले को 73rd अमेंडमेंट से जोड़ा गया और 12वें वाले को 74th से। 11वें वाले में दिया हुआ है पंचायत और 12वें वाले में दिया हुआ है म्यूनिसिपैलिटी। ठीक, इतनी चीज क्लियर। चलो, संघात्मक शासन, तो हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कि संविधान सभा हमारी बनी थी, कैबिनेट मिशन जो प्लान भारत आया था 1946 में, मार्च 1946 में ये भारत आया था, और इससे 3 सदस्यीय कमीशन था, 3 मेंबर थे इसमें। ठीक है, चैट खोल दो, चैट खोल देते हैं अभी, चलो क्लास के बाद। ठीक है, तो 3 सदस्यीय कमीशन था, 3 मेंबर्ड कमीशन था ये,
कौन कौन थे? अलेक्जेंडर स्टैफोर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, 389 मेंबर होने थे, ठीक हुई ना फिर पहले, लेकिन पहली मीटिंग में 211 लोग आए, पहली मीटिंग में 211 लोग आए। बात यहाँ पे आती है कि टेम्प्रेरी चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो टेम्प्रेरी चेयरमैन जो नियुक्त किया गया वो नियुक्त किया गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को, ठीक है। फिर परमानेंट अगर बात करें तो परमानेंट हमने देखा कि राजेंद्र प्रसाद जी को परमानेंट प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया, और वाइस प्रेसिडेंट वीटी कृष्णमाचारी और एच.सी. मुखर्जी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। फिर यहाँ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना तैयार हुआ तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यहाँ पे हमने पढ़ा था, देखिए यहाँ पे, ठीक है, जिसको हम एक चीज़ यहाँ पे देखना है, यहाँ पे संकल्प प्रस्ताव लिख रखा है, कहीं कहीं पे आपको उद्देश्य प्रस्ताव भी लिखा ऐसा मिलेगा, उद्देशिका भी लिखा मिलेगा आपको, उद्देशिका, ठीक है, बात एक ही है, ठीक है, उद्देशिका ऐसे करके, ठीक है। तो उद्देशिका किसने पास किया? चचा नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को, और अपनाया 22 जनवरी 1947 को। नेशनल फ्लैग यानी कि राष्ट्रीय ध्वज हमने अपनाया कब? 22 जुलाई 1947 को, और नेशनल एंथम हमने अपनाया 24 जनवरी 1950 को। फ्लैग को डिज़ाइन किया था पिंगाली वेंकैया जी ने, नेशनल एंथम को लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जिन्होंने बांग्लादेश का नेशनल एंथम जो कि अमर सोनार बांग्ला उसको भी लिखा था। फिर बात करें प्रारूप समिति, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट समिति बनी थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, उसमें टोटल सदस्यों की नंबर था 7, ठीक, मॉडर्न मनु बोलते हैं अम्बेडकर जी को। संविधान अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को, संविधान दिवस इसी दिन हम सेलिब्रेट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे, और एनफोर्स किया गया, लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। व्हेन इट वाज अडॉप्टेड इट हैड, जब इसको अपनाया गया तो इसमें एक प्रियम्बल, 395 अनुच्छेद यानी 395 आर्टिकल और 8 अनुसूची यानी 8 शेड्यूल थे। इसका सिंबल था एलिफेंट, बिकॉज हमारा देश का संविधान, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान का मतलब होता है उसको अमेंड करना, संशोधन करना बहुत मुश्किल है उसमें। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, संवैधानिक सलाहकार हम बोलते हैं B.N. राव या फिर बेनेगल नरसिंह राव जी को। फिर अगर बात करें सेलियंट फीचर में देख ले, लेंदियस्ट रिटन है, जब अपनाया गया तो इतनी सारी चीज़ें थी, अब अभी कितनी है। 42nd अमेंडमेंट को, 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट अनुसूचियां अगर बात करें तो ये है हमारी इंपॉर्टेंट अनुसूचियां। 7वें में फेडरल प्रोविजंस दिए हुए हैं, फेडरल प्रोविजंस बोले यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक। 7वीं अनुसूची में क्या दिया हुआ है? फेडरल प्रोविजन, संघ के बारे में दिया हुआ है, ठीक है, संघात्मक प्रणाली दी हुई है इसमें आपकी। 8वीं अनुसूची में दिया हुआ है ऑफिशियल लैंग्वेजेस, आधिकारिक भाषाएं, पहले 14 थी अभी 22 हैं। 9वीं अनुसूची जिसको फर्स्ट अमेंडमेंट से ऐड किया गया, लैंड प्रोविजंस। 10th शेड्यूल 10वीं अनुसूची 52nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया, एंटी डिविशन लॉ, दल बदल विरोधी कानून। 11th वाली को पंचायती राज है जिसमें 73rd से ऐड किया गया। 12वीं में जिसमें म्यूनिसिपैलिटी, नगर पालिका है, उसको 74th से ऐड किया गया। टोटल संविधान को बनाने में लगा समय 2 साल 11 महीने 18 दिन, ये देख ही लिया। कैलीग्राफी यानी लिखा किसने था अपने हाथ से? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इंग्लिश में, हिंदी में वसंत कुमार वैद्य ने, और डेकोरेट ब्यूटीफाई किया था नंदलाल बोस ने। खत्म। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और चीज़ों को रिवाइज करते रहिएगा। एज यूजुअल हम लोग का संडे को टेस्ट तो होगा ही, और उसमें आपको अच्छा परफॉर्म करना है। ऑलराइट, चलिए भाई, धन्यवाद। जीके के अलावा और किसी का सबका सोल्यूशन नहीं होगा यूट्यूब पे, मतलब जीके के अलावा और किसी सब्जेक्ट का सोल्यूशन नहीं होगा यूट्यूब पे? हुआ तो था, मैथ्स का हुआ था संडे को। सर पहले आपने टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम से करवाया था लास्ट में? बिल्कुल, मैंने टीयर्स ऑफ ओल्ड से करवाया था यहाँ, इसलिए मैंने वो करवाया क्योंकि अगर मैं टी से बोलूँगा टेरिटरी तो बहुत लोगों को समझ नहीं आएगा। बात तो एक ही है ना। पहले अगर मैं टी से टेरिटरी, ई से मैं बोलूँगा एमोल्यूमेंट, तो बहुत लोगों को हवा ही नहीं लगेगी एमोल्यूमेंट क्या है, तो इसीलिए मैंने पी यहाँ पे कर दिया, पेमेंट कर दिया, ठीक है। आपकी सहूलियत के लिए मैंने ट्रिक चेंज कर दी। जब मैं तुम्हें CDS में पढ़ाऊँगा तो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम करके ही पढ़ाऊँगा ना। मोटिवेशनल सॉन्ग, सर सॉन्ग यार तुम्हें रीजनिंग वाली में सुनाया था, ठीक है, अभी नहीं। सॉन्ग सुना दो सर प्लीज़, चलो सुना ही देते हैं। अभिषेक वशिष्ठ, आई थिंक आपका मैथ्स का प्रॉब्लम है ना, चलो सुना देते हैं सॉन्ग, ठीक है। तो मैथ्स में यार प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस। कल परसों तक आपको प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी, ठीक। सर मसौदा क्या है? अरे मसौदा यार मतलब सिंपल, मसौदा समिति, जो समिति सब में देख रेख करेगी, सिंपल बस। चलो भाई, तुम्हें गाना ही सुना ही देते हैं आज, इतना तुम वो कर रहे हो तो।
था वो तंग, हार के बज रहे थे शंग, सब कुछ हो गया था भसम, सब जानते थे ही इज डन। सपने यूं हुए थे दम के, खुद पे आती थी शर्म, काश थोड़ा दम दिखाया होता मैंने कम से कम। हंसते हैं पड़ोस और हंसते हैं सारे दोस्त, मनाता है अफसोस किस्मत को कोसे साला रोज। गलती नहीं की आई सपोज, डैड का ही था सारा दोस्त, पर असलियत क्या थी ही नोस की कमजोर था वो ऑफ कोर्स। आगे सब कुछ है कठिन, टाइम ने दिया था ये हिंट, अगर आसान होता तो विन हर कोई होता शाहरुख सचिन। इंतजार था शायद एक दिन आएगा अलादीन का कोई जिन, कहेगा जागो नींद से किंग, ये रहा प्लेन में आपका ड्रीम। वो जानता है वो कर सकता है औरों से बेहतर, पर गिर जाने के डर से नहीं खोल पा रहा है वो पर। क्यों ढूंढ रहा है तू बाहर साले कोई भी आंसर, जवाब भीतर भीतर पड़े सारे तेरे ही भीतर। जरा सा तुझ में दम तो उठा कदम, भले ना रहे कोई संग। कौन है वे लोग ये जो ये बोलते, that is just not possible। बस इतना जान ले के अब काम के है तेरे आंसू और ये दर्द, उन्हीं से तू चला है इस रास्ते और बना अनस्टॉपेबल। जिंदगी में प्रेशर कम नहीं होगा मेरे भाई, बड़ा सपनों का साइज तो बड़ा प्राइस और सैक्रिफाइस। मत ले तू सबकी राय, कोई नहीं चाहता है भलाई, करता चल लेफ्ट एंड राइट, जस्ट डोंट वेट फॉर परफेक्ट टाइम। जो जंगल में नियम है वैसी ये सब आज भी, जो लड़ेगा वो बढ़ेगा जानवर या आदमी। नजरें हो बासी और ताकत हो बाक्सी, खाता है मांस ही पर समय पर घास भी। कैसे भूल गया लूजर कहकर उसने किया था खत्म, और छत से ऑलमोस्ट करने ही तू वाला बना जम। वो ज्यादा जल्दी नहीं भर गए छोटे तेरे जख्म, या नहीं है तुझ में दम या फिर बड़ा है तू बेशरम। तुझे आइडिया नहीं क्या कर सकता है छोटे तेरा फेथ, जब आँख खुली तो मॉर्निंग है यू नेवर एवर लेट। करता जा तू मिस्टेक पर भरता जा सारे पेज, सारे आंसू का हिसाब है साले कुछ नहीं होगा वेस्ट। खुद की हो कदर तो खुद ही हो जाए गदर, अब ना होगा सबर वहाँ पर खुद ही है कबर। आज करना है अभी डू और डाई नेवर नेवर, मदद सामने खड़ी है गधे लुक इनटू द मिरर। जरा सा तुझ में दम तो उठा कदम, भले ना रहे कोई संग। कौन है वे लोग ये जो ये बोलते, that is just not possible। बस इतना जान ले के अब काम के है तेरे आंसू और ये दर्द, उन्हीं से तू चला है इस रास्ते और बना अनस्टॉपेबल। मैं बेचारा हूँ, मुझे प्लीज दे दो ना महंगी बाइक, मैं कुछ भी नहीं कमाता। किसी को नहीं जानना कितनी सैड है तेरी लाइफ, या सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट ही बस चलते हैं मेरे भाई। फर्क नहीं है मिडिल क्लास है या फिर फैमिली गरीब है, आईक्यू तेरा वीक है या फिर दमे का मरीज है, सोके मोजे में छेद है या फिर फटी हुई कमीज है, तू मोटा है या काला है या दिखने में अजीब है। परेशान पर माँ से कहता है माँ यहाँ पे सब कुछ ठीक है, सब ट्रेनिंग का पार्ट है पगले, सब ये साली सीख है। मत समझना नसीब है, सब टेम्पररी तकलीफ है, कोई रोक नहीं पाएगा छोटे जब तक जिंदा ये बिलीफ है। थोड़ा कम कलू मैं पर जिद्दी आज कलू, मैं ही थी समस्या अब मैं ही सारा हल हूँ। हारने में अब बलू मैं तभी तो अब सफल हूँ, मत करना तुम तकल्लुफ में अब अनस्टॉपेबल हूँ। खड़ खड़ सपने खड़काए, फड़ फड़ दिल पर भड़काए, ढूंढे कुछ कर जाने के रास्ते। बाकी बातें सब फर्जी, सपनों की है खुद गर्जी, जीते हैं उन लम्हों के बाद।